हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मज़ेदार तरीके से आज चर्चा करेंगे। आज 12 मई के दिन जब भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो कल यानी कि 13 मई और कल की बाज़ार जो है छुट्टी मना रहे हैं और हमारे बाज़ार 14 को खुलेंगे। तो 14 को जब हम खुलेंगे तो क्या पता जो स्क्रीन पे फ़ोटो आपको नज़र आ रही है ये वापस ना आ जाए। आई एम बैक, ये फ़ोटो मैंने 3 दिन पहले जो है आपके साथ जिक्र की थी। और यहाँ पर हमने जो चर्चा की थी वो उस दिन की थी जहाँ पर कि डाउ जोन्स ने 35,000 का आंकड़ा छुआ था और उसके ऊपर भाई साहब बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे थे। आज डाउ जोन्स 34,000 के नीचे है। तो यहाँ पे सिद्धू जी का एक डायलॉग याद आता है, चपदे फट्टे नब्दे किल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। तो डाउ जोन्स कुछ इसी तरीके से कर रहा है, कभी जलंधर चला जाता है और कभी दिल्ली। और चकदे फट्टे नब्दे किल्ली, तो यही काम हो रहा है, कभी तो वो बुल आ जाते हैं और कोई कभी किल्ली नप दी जाती है। तो इस चर्चा के अंदर जो है डाउ जोन्स की चर्चा क्यों करनी बनती है? देखिए जी, विदेशियों ने हमें डरा दिया है और डराया है भालू से। क्यों डराया है वो तो चर्चा करेंगे। ये 1 महीने पहले भी ये स्टोरी बनी थी, लेकिन उसका कंसिक्वेंस अभी आपको सामने नज़र आ रहा है। ये मैं अभी चर्चा करूंगा इसके अंदर कि डाउ जोन्स क्यों डरा रहा है। डाउ जोन्स की बजाय मैं ये कहूँगा विदेशी हमें डरा रहे हैं। हमारे तो बाजार बहुत अच्छे चल रहे थे। मैं भी आपके साथ कह रहा था कि अगला 1 डेढ़ महीना जो है थोड़ा सा हमें कोशिश अप्रोच लेके चलना चाहिए। और लाइव सेशन के अंदर भी मैंने सैटरडे के दिन जो बात की थी, संडे को सॉरी, तो मैंने यही बात की थी कि थोड़ा सा प्रॉफिट जो है बांध लेना चाहिए जहाँ जहाँ प्रॉफिट बन रहा है। एग्रेसिवली बाइंग नहीं होनी चाहिए। यही मैं अभी भी आपके साथ कर रहा हूँ कि देखिए अभी तो हम अच्छी तेज़ी कर चुके हैं, प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट लूज़ नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा बांध लेना चाहिए। मैंने भी देखिएगा आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो मेरे पोर्टफोलियो में जो सबसे ज़्यादा शेयर है उसका प्रॉफिट भी मैंने बांध लिया जो है सोमवार के दिन। हालांकि अभी उस प्राइस से बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सेफ साइड। ऐसा नहीं है कि वो शेयर महंगा हो गया, वैल्यूशंस महंगी हो गई, नहीं, बट प्रिंसिपली मैंने कर लिया। हालांकि मुझे अभी भी उन प्राइजेस पर भी जहाँ पे भी अभी है वहाँ पर भी अट्रैक्टिव लग रहा है वो शेयर। तो शेयर का नाम है मेक मनी ऑर्गेनिक स्वाप, सब लोगों को पता ही होता पहले। तो ये स्क्रीन के ऊपर जो है डराने वाली फ़ोटो है। ये डराने वाली फ़ोटो है, ऐसे है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आज 7% ताइवान का इंडेक्स गिर गया। हालांकि उनके कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं और कल 2.5-3% कल गिरा था। तो 2 दिन के अंदर 10% की गिरावट हो गई, लेकिन नीचे से बाउंस कर गया ताइवान। और मैं आपके साथ चर्चा भी करता रहा कि ताइवान के जो बाजार है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग बाजार थे, यूएस के बाजारों से भी सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यानी कि ये ताइवान के बाजार है, 680 पॉइंट की गिरावट हुई है। हमारे निफ्टी जैसा ही लेवल लगा लीजिएगा 15,902। तो निफ्टी के अंदर और कल भी 350-400 पॉइंट की गिरावट थी। इसने पिछले हफ्ते ही 17,709 का हाई लगाया था। यहाँ से भी जो है सेलिंग आ रही है। तो 17,709 आज 15,165 लगाए, 2,500 पॉइंट हाई से गिर गए। हालांकि देखिएगा ताइवान के अंदर जो आईटी रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। जापान के बाजार जो है करीबन 1400 से 1500 पॉइंट 2 दिनों के अंदर गिर चुके हैं। आज डाउ जोन्स 2-3 दिन पहले 35,000 था, इसी हफ्ते 35,000 लगाया था। और इसी हफ्ते के दौरान आज हम देखिएगा कि आज 34,000 के नीचे देख रहे हैं डाउ जोन्स को। नेस्डेक के अंदर भी भयानक गिरावट है। ये नहीं कह रहा कि ये हमारे को लपेट लेगी, लेकिन देखिएगा क्या होता है कि हम बच नहीं पाते बहुत ज़्यादा दिनों से। तो ये हमारे लिए समस्या ही है। तो शुक्र है परसों शुक्रवार है और कल की छुट्टी है, क्योंकि आज बाजार अगर डाउ जोन्स गिर भी जाएगा तो कल तो संभलेगा ना थोड़ा, तो उसका इफेक्ट शायद फ्राइडे को कम आए। तो शुक्र है शुक्रवार है, लेकिन फिर भी देखिएगा क्योंकि बहुत जो बड़े प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, तो कहीं वो इंटरनेशनल मार्केटों को देखते हुए प्रॉफिट बुक ना कर ले। तो देखिएगा अगर प्रॉफिट बुक होगा तो आपको भी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो प्रॉफिट बुकिंग आती है जब कभी ऐसे बहुत अच्छी रैली के बाद, तो वो करीबन 10% के आसपास भी चली जाती है।
तो अगर इंडेक्स लेवल पे 10% की प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो करीबन 1500-1600 पॉइंट की होती है, तो वो सीवियर हो सकती है। तो उस केस में जो हम स्मॉल और मिड कैप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अच्छा प्रॉफिट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा अगर आप प्रॉफिट भी नहीं बांध सकते तो पहली गिरावट में बाय ना करें, थोड़ी और गिरने दें बाजार को जब वैल्यूशंस आए तब। और कहीं पर अच्छे प्रॉफिट में है, यानी कि डबल हो गया है शेयर, ट्रिपल हो गया है, या आपने 10-15 दिन पहले शेयर खरीदा था और आप 40-50% के प्रॉफिट हो, तो कुछ पैसा जो है प्रॉफिट का रख लीजिएगा। और गिरते के साथ ही मत खरीदिएगा अगर बाजार गिरते हैं तो। और क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट का सीजन है वो भी लगभग ख़त्म होने को है, रिजल्ट कुछ कंपनीज के काफ़ी इंप्रेसिव आया। और मैं आपके साथ 3 दिन पहले जब पी रेशो के बारे में चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किन कंपनीज़ की पी रेशोज़ ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा था कि कुछ ग्रुप्स हैं जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है तो वहाँ पे हाई पी रेशो मिलती है। तो आज उसी ग्रुप में से जिस ग्रुप का मैंने नाम लिया था उस ग्रुप का नाम था गोदरेज ग्रुप। तो गोदरेज ग्रुप की आज एक कंपनी गोदरेज सीपी, उसमें बहुत अच्छी तेज़ी आज देखने के लिए मिली और वो करीबन 21% के आसपास जो है तेज़ी के साथ रहा। और हमारे भी जो है अल्फ़ा के अंदर जो है 2 स्टॉक गोदरेज ग्रुप के थे, उनमें एक बहुत अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली। हालांकि वहाँ से थोड़ी सी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, एक में तो पूरा ही प्रॉफिट वापस आ गया और एक फिर भी 10% के आसपास जो है बंद हो पाया। मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की और गोदरेज एग्रोवेट की। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी अच्छा रुझान था, लेकिन मेन जो आज थीम थी वो गोदरेज ग्रुप था। और गोदरेज ग्रुप में हालांकि मार्केट में जब सीवियर सेलिंग हुई दोपहर 2 बजे के बाद, और सबसे ज़्यादा तो मेटल्स के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई शाम को यानी कि 2 बजे के बाद, उसने जो है बाजार का रुख जो है बदल लिया, क्योंकि निफ्टी को रोकने का सबसे ज़्यादा काम जो है मेटल्स ही कर रहे थे और मेटल के साथ पीएसयू चल रहे थे। तो ये जो सेलिंग आई उसके साथ फिर वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन एक्टिविटी चल रही थी और स्टील के प्राइस चल रहे थे, चाहे टाटा स्टील, बीएसएल, भूषण स्टील लिमिटेड वाला टाटा स्टील का लोंग है या हिंडाल्को या टाटा स्टील का जो मेन शेयर है, सब के अंदर बड़ा अच्छा था। जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, तो सब ने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिया। तो स्टील की स्टोरी के पहला जो है सेटबैक जो मैंने कल भी आपके साथ बताया था कि चाइना जो है स्टील के प्राइस को कैप करने जा रहा है, यानी कि उसमें उससे ज़्यादा की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो वहाँ से जो है कल कंसर्न्स आ रहे थे। तो बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि वो कोई सारी चीज़ें फंडामेंटल्स बदल गई, लेकिन जो लोग डबल या 150 गुना पर प्रॉफिट पे या डबल प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एग्रेसिवली सेल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नीचे बायर खड़ा हुआ है। और अगर एक बार तेज़ी के अंदर ही माल बिकता है और तेज़ी के अंदर ही बायर होता है, मंदी में कोई खरीदने नहीं आता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब तेज़ी चल रही होती है तब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं बहुत बड़ी तेज़ी से। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि शेयर 10 रुपये नीचे बिकेगा या 15 रुपये, क्योंकि अगर शेयर में 500 रुपये की चाल आ रखी है और आप उसको 50 रुपये भी नीचे बेच दोगे तो वो देखते नहीं है। तो वो बहुत बुरी बेदर्दी के साथ जो है माल बेचते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर कभी कभी उसको समझ नहीं पाता कि यार इतनी सेलिंग आ कहाँ से रही है। वो सेलिंग एक दिन की नहीं है, जो उन्होंने 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में जो शेयर्स में रनअप करके, वो जो बिल्डअप करके जो शेयर्स इकट्ठे कर रखे, तो उनको जो 1 महीने का माल है वो 4 दिन में छोड़ देते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, जब बाजार गिरते हैं तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आती है तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये मानते हैं कि ये जो गिरावट आती है विद वॉल्यूम, ये तुरंत जो है उठ के नहीं आती है, ये फिर गिरने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन होता है उस केस के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, मैं तो आपको बस यही बता सकता हूँ कि जहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट में हो थोड़ा सा साइड में जो है प्रॉफिट करिए। और इसके अलावा आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या जो टैक्स सेविंग आपने इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, पीपीएफ के अंदर पैसा डाल सकते हो जो प्रॉफिट का है, आपको अगर टैक्स सेविंग करनी है, या आप जो टैक्स सेविंग जो एफडीज़ हैं वो करते हो, या बाकी जो टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या क्योंकि एएलएसएस के अंदर भी अगर बाजार नहीं चाहते तो अभी पैसा साइड कर लीजिए, और जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है उसमें पैसा डाल सकते हैं, जहाँ पर भी आपको कंफर्ट हो। तो अपनी जो टैक्स सेविंग आपने मार्च में करनी होती है उसकी प्लानिंग मई में कर सकते हो आप। तो आइएगा, इस पूरी चर्चा के अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें कर ली, तो आई एम बैक, तो मैं वापस आ रहा हूँ। देखिएगा, अगर ये थोड़ा रुक के आए तो हम सबका फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये 5-10 दिन और ले ले, 15 दिन ले ले, हमें टाइम दे दे, तो हमारे जो स्मॉल मिड कैप के शेयर जो नहीं चले वो भी चल जाएंगे और हम प्रॉफिट करने की पोजीशंस में आ जाएंगे। तो अभी आज मैं इसलिए कोई मोमेंटम स्टॉक नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मोमेंटम स्टॉक लेते हैं और बाद में अगर वास्तव में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो पेनफुल हो सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा जहाँ पर भी प्रॉफिट में है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा गिरने के बाद चल दे, लेकिन एक बार प्रॉफिट साइड कर लो। अगर साइड करने के बाद पैसा बचे और बाजार फिर ठीक ठाक हो जाए तो फिर ये देखो कौन सा शेयर नहीं चला, फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनीज है, उसमें जा सकते हो। और बाजार में रहना ही है तो आप हंसेंगे, पर मैं बोलूँगा कि ऐसे शेयर्स में लगा दो जो गिरता भी नहीं है तो चलता भी नहीं है,
लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बताइए कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ, बताइए बताइए बताइए। सही बताया आपने, मैं समझ गया, आप भी समझ गए, आईटीसी की बात कर रहे हैं। निफ्टी 50 14696, 154 पॉइंट की गिरावट, और रिसा रिसा के मारा है, जैसे पानी नहीं होता, जैसे अगर मान लीजिएगा किसी की छत टूटी हुई है और उस पर से बारिश का पानी आता है और टप टप बूंद करके गिरता है, ये जो गिरावट होती है ना ज़्यादा खतरनाक होती है। इसका मतलब होता है कि जब माल बेचने वाले ना गले तक माल भर देता है। मैं डाउ जोन्स को भी देख रहा हूँ, एकदम नहीं टूटता है डाउ जोन्स, हालांकि 3 दिन के अंदर ऊपर से आ गया 1000 पॉइंट, लेकिन पूरा माल दे के आ रहा है। और जब ये माल दे के बाजार टूटता है ना, यानी कि जिसको जितना माल चाहिए, यानी कि एक बुल ट्रेंड में बाजार रहता है, सब लोग खरीदने वाले होते हैं और सबको माल दिया जाता है, तो उस समय पर जो गिरावट होती है वो थोड़ी सस्टेन कर जाती है, वो जल्दी नहीं उठती है। बट अभी ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे कि गिरने के बाद उठेगी नहीं, अभी वैसी स्थिति नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली कि बाजार एकदम गिर जाएंगे, तो क्योंकि मैंने भी आपसे बोला था कि 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा, और वो इसीलिए मैं बोल रहा था कि बाजार को धीरे धीरे नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, बाजार अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास जाके कहीं पे सेटल होगा। क्योंकि कोविड के केसेस में तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि एकदम बाजार गिर जाएगा, नहीं गिरा। देखो कोविड के केसेस में भी गिरा था तो वहाँ से संभल कर आ गया, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे वो अगर एक ही झटके में माल बेच देंगे तो वो मार्च की तरह होगा, एक ही झटके में मार्च जाएगा पिछले साल की तरह, और फिर एक ही झटके में वापस आ जाएगा। तो ये सिंपल सी थ्योरी होती है कि जब बाजार को नीचे कुछ टाइम स्पेंड करना होता है तो ऊपर से सेलिंग धीरे धीरे होती है। अगर ऊपर से सेलिंग बहुत तेज़ी से होती है तो वी शेप रिकवरी आ जाती है। यानी कि जब धीरे धीरे सेलिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि सभी लोगों को माल दिया जा रहा है, और फिर जब भी सब लोगों को माल मिल जाएगा तो अगर सभी लोग माल खरीदने वाले होंगे और जब खरीद के उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो उनके पास लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी, और उस समय पर बियर क्या करता है कि फिर वो माल नहीं खरीदता है और बुल्स को मजबूर करता है कि मुझे लाके माल नीचे दे। तो ये जो बुल्स थे बाजार के अंदर, जो स्मार्ट बुल्स हैं, अभी भी बुल्स हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बाद बाजार नीचे आ जाता है, और बाजार को गिरा नहीं जाता है, बाजार अपने बोझ से नीचे गिर जाता है। यानी कि सब लोग बायर होते हैं और लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। तो जब सब लोग बायर हो जाते हैं, सबके पास माल इकट्ठा हो जाता है और पैसे खत्म हो जाते हैं, तो बाजार ऊपर चलना में थोड़ा समय लेने लगता है और बाजार धीरे धीरे नीचे आता है। तो अभी हालांकि ऐसी स्थिति आई नहीं है, बट मैं आपको एज ए एक्सपीरियंस आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ भी अच्छे प्रॉफिट में वहाँ पे साइड अलाइन कर लीजिएगा। और 4-5 दिन पहले तो मैं अपने क्लाइंट को बोल रहा था कि उनके पास ही मेग मनी के शेयर्स थे, तो वो कह रहे थे सर आपने बेचा है, मैं भी बेच दूँ। तो मैंने कहा हाँ आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो भाई, आपने भी नीचे के लिए हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर मैं क्या करूँ। मैंने कहा जी आप एक काम करना सबसे पहले, क्योंकि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैंने उनसे कहा कि जो भी माल बेचो ना, जो भी पैसा बेचो आप उसको तुरंत जब भी पैसा आए अपनी मैडम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, और ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना जिसके ऊपर आपकी एक्सेस नहीं है, यानी कि आपको मैडम से या तो साइन कराने पड़े या आपको पैसे के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े। नहीं तो आप क्या करोगे, उस पैसे को निकालोगे और वो प्रॉफिट का पैसा किसी दूसरी जगह डाल दोगे, तो बाजार सेम लेवल पर तो करेक्शन आएगी। तो अगर एक्स शेयर्स में आएगी तो वो बाजार की गिरावट में वाई भी शेयर भी उतना ही गिरता है या थोड़ा कम ज़्यादा, तो वो बाजार के साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो हालांकि जो कोरिलेशन है वो किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा होती है। तो अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो मैं आपको ये कहता हूँ कि प्रॉफिट को अच्छे काम में लगाइएगा, अपनी वैल्यू एडिशंस करिएगा, अपने घर की वैल्यू एडिशन करिएगा, परिवार में पैसा खर्च करिएगा, और अगर आप दान दे सकते हैं तो कुछ हिस्सा दान दे दीजिएगा, लोगों की हेल्प कर लीजिएगा, अपने बेटरमेंट के लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में रख लीजिएगा, असेट्स अलोकेशन कर लीजिएगा, यानी कि इक्विटी के साथ साथ आप गोल्ड में, लैंड में या डेट फंड में, या अपने जो टैक्स सेविंग्स की जो आपकी ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, या आप जिसको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं जो आप गिफ्ट देने वाले को पसंद हो। तो ये आपकी मर्जी है वो, लेकिन एक बार प्रॉफिट लेके आप अपने पास एंजॉय करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अगर प्रॉफिट निकालो और फिर दोबारा जमा कर दिया तो उसका आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि मैंने भी प्रॉफिट बुक करके कुछ ना कुछ काम करा लिया होता है, या तो घर में या कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं या किसी के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी करना है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने आज बहुत बड़ी बात आपको 14 मिनट में बता दी है। ये वास्तव में शेयर मार्केट का ज्ञान था जो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से था, मैंने किसी किताब से पढ़ के आपको नहीं बताई ये बात।
जो मुझे अपने अनुभव से जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मार्केट का एनालिसिस करते हैं। देखिएगा निफ्टी गया 154 पॉइंट, कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, बट देखिएगा ऊपर से बाजार आया है तो नीचे आएगा। और देखिएगा स्टील सेक्टर नीचे से पिछली बार जो 14,500 से खींच के लेके गया था वो वास्तव में मेटल्स के दम पे ही था, बाद में फिर बैंकों को भी साथ देना पड़ा। और ये देखिएगा जो कैंडल है, हालांकि अभी कोई हमारा चार्ट वीक नहीं, देखिएगा हमारा चार्ट ओके है, हमारा चार्ट भी ओके। अगर चार्ट की बात करोगे तो हमारे चार्ट में कोई ऐसी कोई खास वीकनेस भी नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पे भी हमारी जो है वीकनेस नहीं है, हो सकता है कैंडल और बने फिर हम उड़ जाए। लेकिन क्या ये इंटरनेशनल वाले लोग, ये विदेशी लोग हमारे को जीने देंगे या नहीं देंगे? पर ये ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन स्ट्रेच है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार गिर नहीं सकता है, बाजार अगर यहाँ नहीं रुकता है तो उसके बाद ये वाले नीचे वाले लेवल भी जो है टेस्ट करने के लिए आ सकता है बाजार। और अगर इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे को मिल जाती है, यानी कि फॉरेन फंड मिल जाते हैं, क्योंकि फॉरेन की भी सेलिंग बहुत जबरदस्त थी, तो उस पॉइंट पर भी आपको जो है फोकस करना चाहिए। तो अगर ये लेवल्स नहीं आप होल्ड कर पाए तो फिर देखिएगा आप इसको इस लेवल पे आना पड़ेगा जो कि 13,600 है, पर वहाँ पे बहुत दूर है, अभी वहाँ की बात क्यों करें। तो ये 14,200 मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उससे पहले तो मेरे लिए 14,500 ही कोई बीयर्स के बहुत जल्दी तोड़ना बस की बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर कहाँ से गिरा बाजार। निफ्टी को गिराया ICICI बैंक ने। मैं बहुत दिनों से इस बात को वॉच कर रहा था कि 600 रुपये नहीं तोड़ रहा था। अभी भी देखिए ICICI बैंक में एक सबसे खास बात है, 590 की सपोर्ट है, उस पर आके रुका है। रिलायंस 1913, ठीक है, रिलायंस के लिए 1900 ध्यान रखिएगा, 1800 की लाइन में नहीं जाना चाहिए। JSW स्टील प्रॉफिट बुकिंग होगी, देखिए स्टील में तो थी आज। HUL FMCG था फिर भी, क्योंकि HUL का हो सकता है कि कुछ फंड जो है गोडरेज CP में चला गया, क्योंकि ऐसा होता है ना जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे उनका FMCG में लोकेशन है तो एक कंपनी से बेच के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं जहाँ वैल्यूशंस का उनको कंफर्ट होता है। और हो सकता है कि मैं कल गोडरेज ग्रुप के ऊपर आपको एक अलग वीडियो जो है शेयर करूँ, जिस स्पेशली गोडरेज CP के ऊपर। HDFC लिमिटेड जो है उसके अंदर गिरावट होगी। टाटा मोटर्स, टाइटन, SBI, मारुति सुजुकी और पावर ग्रिड। देखिए PSU में दम चल रहा था तो 2 शेयर PSU के, ये मैंने कल भी बात की थी। हालांकि देखिए उसमें एक इंडिकेशन भी आ रहा था कल वाली वीडियो, मैंने कहा जो PSU के शेयर्स ही सारे चल रहे थे, मैंने 10 में से ऊपर के जो गिने थे तो उसमें से मेरे ख्याल से टॉप 7 जो थे वो सब PSU स्टॉक्स थे निफ्टी के। तो मैंने कहा भी था कि ये एक इंडिकेशन होता है कि जब PSU शेयर्स चलने लग जाएँ तो बाजार जो है लगभग वो अपने टॉप की तरफ पहुँचना शुरू हो जाता है। देखिए आज एडवांस डिक्लाइन में भाई साहब हमारे आज मजबूती के साथ लड़े हम। हमारे सुबह देखिएगा एडवांस बाजार, मतलब डाउ जोन्स का ख़राब सब कुछ, लेकिन हमारे यहाँ पर जी सिंगापुर निफ्टी वाले बड़े स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने सिंगापुर निफ्टी को गिराया नहीं, तो हमारे अंदर भी जोश पूरा था। तो जोश था तो देखिए भाई साहब एडवांस शेयर्स थे, डिक्लाइन थे ही नहीं नीचे। जिस समय हमारे बाजार खुले जापान 1% नीचे था, कोस्पी आधा % से ज़्यादा नीचे था, ताइवान के बाजार 2-2.5% नीचे थे, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन परवाह क्या हुई कि ये 2 बजे के बाद गेम बदल गया। ये जो मेटल बैक में सेलिंग हुई तो उसके बाद फिर बैंकों ने भी जो है अपना दम छोड़ना शुरू कर दिया। आज सेलिंग कहाँ से 1260 करोड़ की सेलिंग करी है। मैं कह रहा था मजाक हो रहा है यार, क्या क्या 336 करोड़ की सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा। अब देखिएगा 2 दिनों से DIs भी कह रहे हैं हम भी बेचेंगे तुम भी बेचो। जनरली ट्रेंड वापस होता था, हम तो यहाँ तक देखिएगा मैंने परसों तक आपको कहा था मैच फिक्स है। ये देखिएगा ये 10 तारीख की तक, क्योंकि डेटा ऐसे थे, मैं कह रहा था मैच फिक्स है, मैच फिक्सिंग कर रखी है। और कल भी देखो मैंने कहा था कि बाजार में शॉर्ट नहीं है, इसलिए बाजार को ऊपर खींच के ले गए। आज भी शॉर्ट बहुत कम थे, इसलिए बाजार ने बहुत इंतजार किया, बहुत बार बार जो है ऊपर जा रहा था, लेकिन मजबूरन विदेशियों को देखकर नीचे आना पड़ा। आज की डेटा बहुत ख़राब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुक्रवार है तो शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे नहीं होता, जनरली ब्लैक मंडे हमने बहुत सुना है। तो हालांकि फ्राइडे को भी एक बार बाजार काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए सही सेटल हो जाएगा, हमारे लिए पिच जो है सही तैयार हो जाएगी। डाउ आज गिर जाएगा, एशिया में जो बाजार खुलेंगे ईद की छुट्टी की वजह से, वो तो सॉरी ईद की छुट्टी की वजह से कुछ तो खुलेंगे कुछ नहीं खुलेंगे, तो वहाँ से भी कुछ ज़्यादा रिएक्शन आएगा नहीं। और डाउ जोन्स फिर कल शाम को खुलेगा तो उसके बाद तो देखिएगा पुल बैक तो आएगा ही ना, जब इतनी गिरावट आएगी तो शायद हमारे लिए शुक्रवार को सही दिन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये गिरावट हो चुकी है, बहुत बड़ी तेज़ी आप शुक्रवार को मत उम्मीद करिएगा, लेकिन हाँ बाजार गिर गए तो पुल बैक आ सकता है। और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, तो शुक्रवार को थोड़ा सा अलर्ट होकर खेलिए, और जहाँ जहाँ आपके शेयर्स में अच्छा प्रॉफिट है
उसका 5%, 10%, 15%, 20% अपनी किफ़ायत के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के हिसाब से बांध जरूर लीजिएगा। और अब आज एक और चिंता का जो कारण हमें लग रहा है वो यहाँ पे तो देखिए कि इंडेक्स में भी सेलिंग है, और उसके बाद आप देखिएगा 2500 करोड़ की, 2479 करोड़ की इंडेक्स बेच दी है। और उससे खास बात जो आपको यहाँ पे लगेगी, देखिएगा जी, इतनी ऑप्शंस ना इन्होंने कभी नहीं खरीदी, 10,252 की ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस खरीदी हैं या पुट ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन खरीदने में जाता है प्रीमियम, कुछ ना कुछ तो प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो 10,252.92 की ऑप्शंस खरीदी गई हैं और प्रीमियम थे नहीं, तो बाज़ार को पहले बिल्कुल ठंडा कर दिया गया था, सुस्त कर दिया गया था। और आज एफएनओ की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के दिन देखिएगा, पहले भी वीकली एक्सपायरी हुई है, उस एक्सपायरी में ऐसा कुछ नहीं था। आप देखिएगा 6 तारीख की एक्सपायरी थी, केवल 1491 थे वीकली एक्सपायरी, और इस वीकली एक्सपायरी में 10252.92 की ऑप्शंस खरीदी गई है। अगर ये ऑप्शंस पुट ऑप्शंस हुई बाई चांस, तो ये समझ लीजिएगा जी फ्राइडे को तो फिर ये हमारा भूत उतार देंगे। और अगर ये कॉल ऑप्शन हुई तो सारे मंदी वालों को निपटा देंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने इंडेक्स भी बेचा है, इंडेक्स में 555 करोड़ बेचा है और इंडेक्स की ऑप्शन खरीदी है। देखिएगा स्टॉक बेचा है, स्टॉक की ऑप्शंस बेची हैं, वो तो समझ में आती है बात, क्योंकि ऑप्शंस दोनों तरीके से देखो, प्लस भी माइनस भी, तो तेजी मंदी दोनों बता सकती हैं। उसके बाद ये तो थे डेटा। आज बाजार हमारे वीक नहीं थे, देखिए निफ्टी नेक्स्ट हमारा प्लस में बंद हुआ, और निफ्टी बैंक भी हाई बीटा भी देखिएगा इतना ज़्यादा था, जब निफ्टी 1.04 था और उसमें भी मेटल का कंट्रीब्यूशन था, तो 1.28 हम कोई ज़्यादा नहीं थे। आज देखिएगा टाटा मोटर चला, टाइटन चला, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, यूपीएल, सिप्ला, एसबीआई, और एसबीआई देखिएगा बैंक निफ्टी में भी दम दिखा रहा था, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज, तो कंफर्ट तो है यहाँ पे। लेकिन भाई साहब आज टाटा स्टील ने रगड़ दिया, ये बाजार का सबसे मजबूत शेयर चल रहा था। जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी बहुत मजबूत था, हिंडाल्को, तो तीनों मेटल्स के अंदर सेलिंग आ गई। तो जब अगर इनमें आ गई होगी तो स्मॉल मिड कैप के मेटल्स भी गए। इंडसइंड बैंक में बहुत दिनों के बाद इतनी ज़्यादा कमजोरी देखने के लिए मिली। एचयूएल में बताई चुका हूँ, बीपीसीएल में 2.81, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ग्रासिम, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की जो है विशेष चर्चा करूंगा कि अगर एक्सिस बैंक, अगर देखिएगा इसमें भी 690 की सपोर्ट है, इसमें 590 की है, ये अगर दोनों क्रैक हो गए तो बैंक निफ्टी क्रैक हो जाएगा। और अभी तो आज बैंक निफ्टी बचाया भाई साहब एचडीएफसी बैंक ने, 1400 रुपये पर खड़ा रहा, हालांकि 1400 से नीचे क्लोजिंग हुई। और कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छी वीकनेस थी, कल की वीकनेस के बाद फिर वीकनेस कंटिन्यू रही, 2 दिन के अंदर 80 रुपये जो है करीबन नीचे आ गया ये। निफ्टी बैंक 419 पॉइंट, हालांकि कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं थी, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े जो है पॉइंट्स देखे हैं। लेकिन अभी आज जो है, इसीलिए मुझे लगता है कि पहले 3-4 दिन में बाजार को बिल्कुल ठंडा कर दिया गया, ऑप्शंस की प्रीमियम कम हो गए, और आज जबरदस्त ऑप्शंस खरीद रखी है, चाहे वो पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है। बट इसका मतलब एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, तो वॉलेटिलिटी मतलब नीचे आ सकता है बाजार, और जो खरीदी हुई ऑप्शन है वो ज़्यादातर पुट होंगी और प्रीमियम बढ़ जाता है। और जो विक्स है, इंडिया विक्स जो है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, उसमें जो आज ऑप्शन 400 रुपये की चल रही है सेम स्ट्राइक प्राइस की, वो सेम लेवल के दूर होने पर 600 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 30 से 40-50% तक प्रीमियम बढ़ जाते हैं जब बाजार गिरते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट, इसके अंदर भी जो है एक अच्छे तेजी के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद नीचे का रुख है। तो देखिएगा इसमें भी 32,000 का अहम लेवल है और 31,700 एक्सपोर्ट बनती है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है होल्ड कर लेगा। अगर 31,700 होल्ड नहीं करेगी कल शुक्रवार में तो नहीं, लेकिन उसके बाद फिर देखिएगा बीच में 30,500 पर ही जो है जाके बाजार रुकते हैं, ये 30,500, 30,600 के आसपास। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंसेंस हो, 31,700 अभी काफ़ी मेजर सपोर्ट है। अभी सारी सपोर्ट है यहाँ पे, 32,200 पे भी है, 31,700 पे भी है, बहुत मेजर सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन खुली इसके नीचे गया तो फिर बात अलग होती है। हालांकि अभी दूर है, एसबीआई, पीएनबी और आरबीएल बैंक इन्होंने संभाल रखा है, और आईसीआईसीआई बैंक गिर गया, आज सेंचुरी मार दी इसने, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी, एक्सिस, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक। शुक्र है कि आज इंडसइंड एचडीएफसी बैंक जो है खड़ा रहा, अगर एचडीएफसी बैंक वीक हो जाता तो फिर देखिएगा उनमें और ज़्यादा परेशानी आ सकती थी। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा, ये 35,000 10 तारीख को, और ये आज 12 तारीख को 33,858 और 853, ठीक है जी। गोडरेज एग्रोवेट का भी चार्ट ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अगर आज गोडरेज एग्रोवेट का चार्ट देखें तो ताइवान का जो इंडेक्स है, ठीक है जी, ये देखो जी 680 पॉइंट, आज का लो देखो 15,165, यानी कि यहाँ से भी 800 पॉइंट, 680 + 800, यानी कि एक पॉइंट टाइम पे 1,400 पॉइंट गिर गया था।
हालांकि उनकी करेंसी के कुछ डिवैल्यूशन से रिलेटेड बातें चल रही हैं। तो ये अगर ये करेंसी की गाज गिरती है तो ये हमारी कंट्री पे भी आ सकती है। देखिएगा ताइवान गिरा 4%, नेस्डेक अभी 2.3 जो है, आई बोस्पा जो है ब्राज़ील का इंडेक्स 2.1, स्मॉल कैप जो है यूएस का इंडेक्स 2%, निकाई जापान का इंडेक्स 1.6, यूएस का बाजार 1.61, कोरिया का बाजार कोस्पी 1.49 और डाउ जोन्स 1.29, निफ्टी बैंक 1.28 और निफ्टी 1.0। तो आज के जो है ये परिस्थिति, और बाजार अगर पूरा देखें एक हफ्ते में 5.59 और एक महीने में 5.48 जो है डाउ जोन्स गिरा है, ताइवान इंडेक्स गिरा। और ईयर टू डेट इस डेट से लेके अब तक ये जो PSCI कंपोजिट इंडेक्स है ये 12.65 गिरा है, तो ये सबसे कमज़ोर है पूरे विश्व में। तो ये जो आज की चर्चा थी ये मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन बातें आज खुल के हुई, तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।